हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्मार्ट केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट किया हुआ है कि आप क्लास 11th की भी केमिस्ट्री का लेक्चर दीजिए। सो यहाँ पे क्लास 11th के कुछ बच्चे इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए, जो ये चाहते हैं कि क्लास 11th की भी केमिस्ट्री स्मार्ट केमिस्ट्री क्लासेस पे अपलोड हो। सो आज से हम लोग क्लास 11th की भी केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो हमारा यूनिट फर्स्ट है, उसके बारे में यहाँ पर आज हमारा इंट्रोडक्शन होगा। वो इंट्रोडक्टिव क्लास है क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर को इतने अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि ये चैप्टर आने वाले समय में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, चाहे वो एग्ज़ाम में हो या फिर किसी प्रकार के कंपटीशन में हो। तो आपको इस चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना है और इस चैप्टर में जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग इसके बेसिक नॉलेज को समझेंगे। बेसिक क्या है इसकी, ठीक है। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री कहाँ से आई, केमिस्ट्री किस प्रकार से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई, केमिस्ट्री के जन्मदाता कौन हैं, केमिस्ट्री को किस प्रकार से उद्घृत किया गया, केमिस्ट्री कहाँ से आई। तो इन सारे चीज़ों को, इन सारे पॉइंट ऑफ व्यूज को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आज क्लियर करना है। सो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आएंगी उन चीज़ों को नोट करना बहुत ज़रूरी है। अगर उन चीज़ों को आप नोट करते हैं तो आपको वो हमेशा आपके लिए काम आएगा। अगर आप उन चीज़ों को एक तरफ से देखते जाते हैं और एक तरफ से छोड़ते जाएंगे तो वो आपको कुछ दिनों तक ही याद रहेगा या कुछ सेकंड के लिए ही याद रहेगा, फिर आप भूल जाएंगे। सो आप लोग रेडी हो जाइए बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर आपको पूरी लाइफ काम आने वाला है। सो आप रेडी हो जाइए, देखते हैं इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, लेक्चर फर्स्ट, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारा चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चैप्टर का नाम राइट किया है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं को हम इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ पे देखिए राइट किया हुआ है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मीन्स रसायन विज्ञान के कुछ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमें समझना है। रसायन विज्ञान है क्या, रसायन विज्ञान आया कहाँ से, रसायन विज्ञान का पहले क्या नाम था, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सारे चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो अब आप देखेंगे रसायन विज्ञान क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका सामान्य परिचय। सामान्य परिचय को हम कहते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। तो इसकी जो जनरल इंट्रोडक्शन है इसके बारे में यहाँ पे विस्तार से आपको देखना है, क्योंकि जनरल किसी भी चीज़ का अगर आपको जनरल इंट्रोडक्शन नहीं मालूम होगा तो उसके बारे में बहुत अच्छा आपको नॉलेज नहीं हो सकता है। तो अगर आप शुरुआती दौर में इसके इंट्रोडक्शन को समझ जाएंगे, इसके सामान्य परिचय को समझ जाएंगे, रसायन विज्ञान क्या है, तो आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत इजी हो जाएगा। सो आप यहाँ पे देखिए इसके सामान्य परिचय जनरल इंट्रोडक्शन में मैंने राइट किया है रसायन विज्ञान क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने क्या चल रहे हैं, केमिस्ट्री। तो हम लोग को ये जानना है कि केमिस्ट्री होती क्या है, रसायन विज्ञान है क्या, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो सबसे पहला शब्द आता है केमिस्ट्री क्या है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की गुण को हम कहते हैं प्रॉपर्टीज, संगठन इसे हम कंपोजिशन कहते हैं, संरचना इसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, बनाने की विधियाँ
उपयोग तथा उनमें परस्पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, मीन्स रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। आपको पता है कि विज्ञान की कई शाखाएं हैं, जैसे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। तो उन सभी शाखाओं में से रसायन विज्ञान एक शाखा है विज्ञान की। तो इसलिए यहाँ पे मैंने राइट किया विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, पदार्थ के बारे में आप पहले से जानते हैं, मैटर क्या होते हैं, क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं। पदार्थ क्या होता है, छोटे से छोटा पार्टिकल्स भी क्या है, पदार्थ है। पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता तथा जिसमें भार होता है। तो इन चीज़ों को आप बहुत ही बेसिक तरीके से पहले से पढ़ते आए हुए हैं और इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से यहाँ पे आपको पढ़ना है। पदार्थों के गुणों, पदार्थ मतलब वही मैटर, ठीक है। तो मैटर के जो गुण हैं, पदार्थ के जो गुण हैं, उन गुणों के बारे में, उसके संगठन के बारे में। संगठन का मतलब हो गया कि उस पदार्थ के अंदर किन किन चीज़ों से मिलकर वो पदार्थ बना है, उस पदार्थ के अंदर किन किन तत्वों का संगठन हुआ है, ठीक है। वो किस किस तत्वों से मिलके उस पदार्थ की उत्पत्ति हुई है, वही उसका कंपोजिशन होता है, वही उसका संगठन होता है। जिन चीज़ों से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसी को उसका क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। इसके बाद इसकी संरचना, मीन्स उसकी संरचना कैसी होगी, बनाने की विधियाँ, उपयोग तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों। मीन्स उसको बनाने की विधि क्या है, उसका उपयोग क्या है तथा उनमें परस्पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। मीन्स उस पदार्थ में परस्पर क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। कोई भी मैटर है तो उस मैटर में क्या होता है, धीरे धीरे करके उसमें परस्पर परिवर्तन होता रहता है। तो परस्पर उन परिवर्तनों का जो अध्ययन है, उस परस्पर परिवर्तनों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ के प्रॉपर्टी, कंपोजिशन और कॉन्स्टिट्यूशंस तथा बनाने की विधियाँ और उपयोग के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान वह है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुणों, उसकी संरचना, उसकी संगठन तथा उनमें होने वाले परस्पर परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। तो रसायन विज्ञान जो होता है, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, देखिए यहाँ पे राइट किया मैंने। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। मीन्स जो केमिस्ट्री शब्द है, सबसे पहले आपको जानना, केमिस्ट्री जो शब्द, जो वर्ड है केमिस्ट्री, ये कहाँ से आया, मिस्र देश के, किससे आया, मिस्र देश के कीमिया नाम से आया। किससे आया, मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से आया। मीन्स पहले जो केमिस्ट्री शब्द है वो क्या हुआ, जो इसकी उत्पत्ति हुई वो मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई। मीन्स मिस्र का जो प्राचीन नाम था, मिस्र देश के प्राचीन नाम, मीन्स मिस्र देश की प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। कीमिया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग। कीमिया शब्द, जो कीमिया हमारा वर्ड है, उस वर्ड का मतलब है काला रंग। कीमिया शब्द का मतलब होता है काला रंग। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसका जो शाब्दिक अर्थ हुआ कीमिया का, काला रंग हुआ। तो रसायन विज्ञान का अध्ययन सर्वप्रथम मिस्र से ही प्रारंभ हुआ। इससे क्या पता चलता आपको कि रसायन विज्ञान की जो स्टडी स्टार्ट हुई वो कहाँ से स्टार्ट हुई, मिस्र देश से स्टार्ट हुई। कहाँ से, मिस्र देश से स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले सर्वप्रथम रसायन विज्ञान का जो अध्ययन हुआ, स्टार्ट हुआ, अध्ययन करना स्टार्ट हुआ, वो कहाँ से हुआ, मिस्र देश से स्टार्ट हुआ। तो इसीलिए इसका जो नाम है वो केमिटेक्ने रखा गया। केमिटेक्ने मीन्स रसायन विज्ञान का जो सर्वप्रथम अध्ययन स्टार्ट हुआ वो मिस्र से प्रारंभ हुआ, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, केमिटेक्ने रखा गया। कि यह केमिटेक्ने कालांतर में बदलकर केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान हो गया है। मीन्स इसका पहले जो नाम रखा गया, क्या रखा गया था, केमिटेक्ने रखा गया था, लेकिन कालांतर में परिवर्तित होकर इसका नाम क्या हो गया, रसायन विज्ञान हो गया। आज के डेट में इसे हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं।
तो रसायन विज्ञान के बारे में आपको यहाँ पे विस्तार से समझ में आ गया होगा। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया आपको, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना, बनाने की विधियाँ और उपयोग तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। दूसरा हमने यहाँ देखिए हैशटैग लगा के बता दिया है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। कीमिया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग, ये आपको भूलना नहीं है। इसके बाद देखिए दूसरा हैशटैग मैंने लगाया यहाँ पे, रसायन विज्ञान का अध्ययन सर्वप्रथम मिस्र देश से ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, किससे हुआ था? मिस्र से प्रारंभ हुआ था, इसीलिए इसका नाम केमीटेक रखा गया। यह केमीटेक ने कालांतर में बदलकर केमिस्ट्री रसायन विज्ञान हो गया। तो ये आप क्या करेंगे, इसको राइट कर लेंगे, इसका नोट बना लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद इसमें आगे देखते हैं क्या है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले किन वैज्ञानिकों ने इसमें योगदान दिया। तो सबसे पहली बात आप लोग ये जान लीजिए कि रसायन विज्ञान की खोज में सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा वो जर्मन तथा यूरोपीय वैज्ञानिकों का रहा। किनका रहा? जर्मन तथा यूरोपीय वैज्ञानिकों का रहा। तो जर्मन तथा यूरोपीय वैज्ञानिक जो थे, इन लोगों ने रसायन विज्ञान की खोज में बहुत ज़्यादा मेहनत की। ठीक है, जिसकी वजह से आज रसायन विज्ञान चमक सका है, रसायन विज्ञान की दुनिया में एक नया क्रांति आया है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान जो शब्द है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो रसायन विज्ञान जर्मन तथा यूरोपीय वैज्ञानिकों का रसायन विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। मीन्स ये जो रसायन विज्ञान है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो रसायन विज्ञान शब्द है, इस रसायन विज्ञान की शब्द की उद्गृति करने में, उत्पत्ति करने में सबसे ज़्यादा योगदान जिनका रहा वो जर्मन तथा यूरोपीय वैज्ञानिकों का है। किनका है? जर्मन तथा यूरोपीय वैज्ञानिकों का है। तो इनका जो विशेष महत्वपूर्ण रहा, इनके विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक है, और ये जो योगदान है इसकी वजह से ही आज रसायन विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलती हैं। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती, ठीक है, ये अगर रसायन विज्ञान की खोज बहुत अच्छी तरीके से नहीं होती तो आज हमें आज भी नहीं पता होता कि लाइट क्या है, ठीक है, विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, नाभिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें अगर हमें नहीं पता होता तो हमें द्रव्य के बारे में भी बहुत अच्छा नॉलेज नहीं हो पाता। तो इन सारी चीज़ों का नॉलेज इस वजह से हो पाया क्योंकि इनके बारे में विस्तार से खोजा गया। इन वैज्ञानिकों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा इनको खोजने में। सो आप यहाँ पर देखेंगे जैव शक्ति सिद्धांत, इस शब्द का नाम आप लोग बायोलॉजी में भी सुने होंगे। जैव शक्ति सिद्धांत, वाइटल फोर्सेस ऑफ थ्योरी, वाइटल फोर्सेस थ्योरी जो होती है के जन्मदाता यूरोपीय वैज्ञानिक वर्जिलियस को रसायन विज्ञान के पितामह मीन्स ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैव शक्ति सिद्धांत एक जैव शक्ति सिद्धांत है, उस सिद्धांत के जो जन्मदाता हैं वो कौन है? यूरोपीय वैज्ञानिक वर्जिलियस, जिनका नाम था वर्जिलियस। अब ध्यान दीजिए, इसे हम इंग्लिश में जैव शक्ति सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसके जन्मदाता हैं यूरोपीय वैज्ञानिक वर्जिलियस। और वर्जिलियस जो हैं उन्हें रसायन विज्ञान के पितामह मीन्स रसायन विज्ञान के जो पितामह मीन्स ग्रैंड फादर, दादाजी, रसायन विज्ञान के पितामह ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री तथा लेवोसिये, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेवोसिये को आधुनिक रसायन के पिता फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जैव शक्ति सिद्धांत के आधार पर जो यूरोपीय वैज्ञानिक वर्जिलियस को फादर ऑफ ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है और रसायन विज्ञान के पितामह ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री तथा लेवोसिये को आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता कहते हैं।
तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि जो बर्जीलियस हैं, बर्जीलियस को हम कहते हैं ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री और लेवोसिए को कहते हैं आधुनिक रसायन के पिता, मीन्स फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो इन दोनों शब्दों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या समझना है कि जो बर्जीलियस हैं ये क्या है, ये ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर मतलब इसके दादाजी, और लेवोसिए कौन है, ये मॉडर्न केमिस्ट्री के क्या है, जन्मदाता हैं। तो मीन्स ये दादाजी हो गए और ये इसके क्या हो गए, अभी जो मॉडर्न में चल रहे हैं, मीन्स पुराने ज़माने में वर्जिलियस और नए ज़माने में लेवोसिए। लेकिन आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि इनकी पीढ़ियों के बारे में भी हमें जानना है। तो इनकी पीढ़ी के बारे में अगर जानेंगे तो सबसे पहले जो जैव शक्ति सिद्धांत के जन्मदाता यूरोपीय वैज्ञानिक वर्जिलियस को ही रसायन विज्ञान का पितामह मानते थे। तो उन्हें आज के डेट में जब लेवोसिए को आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता माना गया तो उन्हें क्या बना दिया गया, ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री। सो अब यहाँ पे आप देखेंगे अगला टॉपिक, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया, मीन्स लेबोरेटरी में सबसे पहले कार्बनिक यौगिक यूरिया जिसका फार्मूला होता है NH2CONH2, जिसका फार्मूला होता है NH2, ये 2 है, NH2CONH2 का संश्लेषण करने वाले जर्मन वैज्ञानिक, यहाँ पे देखिए सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण करने वाले जर्मन वैज्ञानिक जिनका नाम था वोहलर। वोहलर को कार्बनिक रसायन के पिता, मीन्स जो वोहलर वैज्ञानिक थे, सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया, कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम इन्होंने प्रयोगशाला में किया, जिससे इनको जो वोहलर वैज्ञानिक थे इनको कार्बनिक रसायन का पिता माना गया। क्यों माना गया, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट टाइम प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण करने वाले जर्मन वैज्ञानिक यही थे, इसलिए इन्हें क्या माना गया, वोहलर को कार्बनिक रसायन के पिता माना गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक वोहलर को कार्बनिक रसायन के पिता कहते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आया कुछ चीज़ें, जो आपने समझा यहाँ पे वो चीज़ें ये हैं कि जर्मन तथा यूरोपीय वैज्ञानिक का रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान है। और दूसरी बात यह है कि जैव शक्ति सिद्धांत के आधार पर बर्जीलियस को ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, मीन्स केमिस्ट्री के पितामह। और दूसरी बात यह है कि लेवोसिए को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, मीन्स इस समय जो केमिस्ट्री चल रही हमारी उसका पिता बोलते हैं। तो जब ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री वर्जिलियस थे, उसके बाद जब यहाँ पे परिवर्तन हुआ, लेवोसिए को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बनाया गया, तो इनका नाम रख दिया ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री। अब यहाँ पे देखिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया की खोज करने वाले जर्मन वैज्ञानिक वोहलर को कार्बनिक रसायन के पिता कहते हैं। तो सबसे पहले कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में कौन आए, वोहलर नामक वैज्ञानिक, जिन्हें क्या कहा जाता है, कार्बनिक रसायन का पिता कहते हैं, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इसमें आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। रसायन विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में यहाँ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, रसायन विज्ञान की कई शाखाएं हैं, ये बहुत ब्रॉड है, ठीक है। रसायन स्टडी ऑफ केमिस्ट्री बहुत ही ब्रॉड है, मीन्स बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको स्टडी किसके बारे में करना है, मेन बेसिक स्टडी जो करना है वो करना है कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन के बारे में। इसके बाद और भी हैं, हम बता रहे हैं अभी आपको। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। इसी के अंतर्गत बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे
कि अकार्बनिक रसायन क्या होते हैं। अकार्बनिक रसायन को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं इंग्लिश में। फिर देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसके अंतर्गत कार्बन यौगिकों को छोड़कर अन्य तत्वों एवं उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मीन्स अकार्बनिक, आ का मतलब हो गया अकार्बनिक, तो आ शब्द लग गया तो क्या मतलब हो गया कि इसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन नहीं करना है। तो अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम क्या करते हैं? इसके अंतर्गत कार्बन यौगिकों को छोड़कर अन्य तत्वों एवं उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन होता है, लेकिन अकार्बनिक रसायन में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है? उन कार्बनिक तत्वों को छोड़कर, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनको छोड़ देंगे, बाकी जितने भी तत्व और यौगिक हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, और उसे हम क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। फिर यहाँ पर देखिए, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत कार्बन के सभी यौगिकों, मीन्स इसके अंतर्गत हम कार्बन के सभी यौगिकों, कोष्ट में यहाँ पे देखिए मैंने कुछ चीज़ें राइट किया है, ऑक्साइड कामा कार्बोनेट कामा बाइकार्बोनेट आदि को छोड़कर, मीन्स इसके अंतर्गत कार्बन के सभी यौगिकों, कार्बन के सभी यौगिक लेंगे, लेकिन इन तीनों को छोड़ के ऑक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को आदि को छोड़कर का अध्ययन किया जाता है। मीन्स इसके अंतर्गत कार्बन के सभी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन ऑक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आदि को छोड़कर। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा ये। तीसरा टॉपिक हमारा है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन को हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। भौतिक रसायन को क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इस शाखा के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के भौतिक नियमों, सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। मीन्स जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? यहाँ पे हम पढ़ते हैं, इस शाखा के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के भौतिक नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक नियम मीन्स इसके जो फिजिकल रूल हैं, ठीक है, और इसके जो सिद्धांत हैं, ठीक है, तो इसका जो सिद्धांत है और जो इसका भौतिक नियम है उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो किसके अंतर्गत करते हैं? भौतिक रसायन के अंतर्गत करते हैं, जिसे हम फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ये आप राइट कर लीजिए, इसका नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मिलते हैं फिर इसमें। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे। अब अगला है हमारा विश्लेषिक रसायन। इसे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न पदार्थों की पहचान तथा उसकी मात्रा निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। मीन्स जो विश्लेषिक रसायन होता है, इसके अंतर्गत विभिन्न पदार्थों की पहचान, मीन्स कई प्रकार के पदार्थों का पहचान किया जाता है तथा उसकी मात्रा निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। मीन्स पदार्थ का पहचान तो होता ही होता है, इसके साथ साथ उस पदार्थ में कौन सी कितनी मात्रा में मिला हुआ है, ठीक है, मीन्स उसमें जो कंपोनेंट हैं वो कितनी मात्रा में मिले हुए हैं। तो एक से अधिक, दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, तो उस पदार्थ के अंदर कितने कंपोनेंट्स मिलकर उस पदार्थ को बनाए हैं और वो कितनी मात्रा में मिले हुए हैं, ये हम विश्लेषित रसायन के अंतर्गत पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके बाद है जैव रसायन। इसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसके अंतर्गत जीवों में होने वाली सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे पाचन, श्वसन आदि। मीन्स ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है जैव रसायन। तो जैव रसायन के अंतर्गत हम क्या करते हैं? इसमें जीवों में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं, जैसे जैसे जो जीव के शरीर में होती हैं, जो चीज़ें जीव के शरीर में होती हैं उन्हीं क्रियाओं के बारे में हमें अध्ययन करना है, जैसे श्वसन, पाचन, ठीक है, उत्सर्जन, ठीक है, ये बहुत सारी जो प्रोसेस मनुष्य के शरीर में है, जीवों के शरीर में है, उन क्रियाओं के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जैव रसायन कहते हैं या बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसके बाद है कृषि रसायन। इसे हम एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री कहते हैं। कृषि रसायन में
इसके अंतर्गत कृषि तथा कृषि से संबंधित उपयोगी रसायनों जैसे उर्वरकों, खनिज लवणों आदि का अध्ययन किया जाता है। ये आप जानते हैं कृषि में आज के समय में क्या होता है कि खेत में कीड़े लग जाते हैं, बहुत सारी फसल को बर्बाद कर देते हैं, फसल सूखने लगती है, फसल में उपजाऊ कम हो जाता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का जो सॉल्यूशन है वो कृषि रसायन के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत हम कृषि तथा कृषि से संबंधित सभी प्रकार के उपयोगी रसायनों तथा उनमें उनकी खनिज लवणों, उर्वरकों आदि के बारे में स्टडी किया जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं, कृषि रसायन कहते हैं। तो कृषि रसायन का आज के डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कृषि से ही सारी चीज़ें संभव हैं, कृषि से ही आपको बहुत सारी चीज़ें खाने पीने को मिलती हैं। कृषि नहीं होगा तो आपको खाने पीने की चीज़ें नहीं उपलब्ध हो पाएंगी। तो कृषि रसायन का जो उपयोग होता है वो क्या होता है, उर्वरकों और खनिज लवणों के अध्ययन में किया जाता है। तो इससे हमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कीटनाशक दवाइयाँ उत्पन्न मिल जाती हैं मार्केट में, बहुत सारे ऐसे बीज मिल जाते हैं जो अधिक उपजाऊ होते हैं, उनमें जो पोषक तत्वों की कमी होती है उन पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए भी हमें इसके अंतर्गत कुछ दवाएं मिल जाती हैं और उन पोषक तत्वों को पूरा करके हम भूमि को और उपजाऊ बना सकते हैं और अच्छे से उसमें उपज कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे अगला हमारा मृदा रसायन, इसे हम सॉइल केमिस्ट्री बोलते हैं। मृदा रसायन को सॉइल केमिस्ट्री बोलते हैं। इसके अंतर्गत भूमि की बनावट एवं प्रकृति के विषय में अध्ययन किया जाता है। मीन्स इसके अंतर्गत भूमि की बनावट एवं उसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है। जो मृदा होती है, जो भूमि है, ठीक है, मृदा को भूमि कहते हैं। तो भूमि की जो बनावट है और उसकी जो प्रकृति है उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल केमिस्ट्री बोलते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, औद्योगिक रसायन, इसे हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो इसके अंतर्गत पदार्थों जैसे कांच, सीमेंट, इस्पात आदि, मीन्स कांच, सीमेंट और इस्पात आदि का औद्योगिक मात्रा में निर्माण करने से संबंधित नियमों, अभिक्रियाओं, विधियों आदि का अध्ययन किया जाता है। मीन्स जो हमारा औद्योगिक रसायन होता है, इसके अंतर्गत औद्योगिक रसायन का जो उपयोग होता है वो इंडस्ट्रियल एरिया में होता है, जहाँ पे उद्योगों से संबंधित बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो उद्योग से संबंधित जैसे कांच उद्योग, ठीक है, सीमेंट उद्योग, सीमेंट आजकल कांच का बहुत सारे खिड़की बनते हैं, दरवाजे बनते हैं, बहुत सारे ग्लास की ज़रूरत पड़ती है, टेबल बनते हैं, तो बहुत सारे मतलब ग्लास का हमारा जो औद्योगिक निर्माण है। सीमेंट नहीं होगा तो घर नहीं बन सकता, सीमेंट बहुत ही ज़रूरी है। जिस प्रकार से बॉडी के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है, उसी प्रकार से घर को मजबूत करने के लिए सीमेंट की ज़रूरत है। तो सीमेंट नहीं होगा तो घर कैसे बनेगा। इस्पात, लोहे की ज़रूरत, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत हमें औद्योगिक रसायन के अंतर्गत मतलब आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं, औद्योगिक रसायन के अंतर्गत, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो इनका जो औद्योगिक मात्रा होता है, ठीक है, औद्योगिक मात्रा में जो निर्माण करने की जो संबंधित नियम होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, जो विधियां होती हैं, जो इनके अंतर्गत अभिक्रियाएं होती हैं, उनके अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, औद्योगिक रसायन कहते हैं। दूसरा है नाभिकीय रसायन, यह न्यूक्लियर केमिस्ट्री से इंग्लिश में कहते हैं। इसके अंतर्गत परमाणु के नाभिक की संरचना, नाभिक से परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने में प्रयुक्त विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों जैसे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन आदि का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो नाभिकीय रसायन होता है इसके अंतर्गत हम नाभिक में होने वाले परिवर्तनों का, नाभिक की संरचना, नाभिक में परमाणु ऊर्जा, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं और नाभिक में नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में जान लीजिए। नाभिक, जब कोई बड़ा नाभिक टूट के क्या होता है, दो छोटे छोटे नाभिकों में परिवर्तित हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। और जब कोई दो छोटे छोटे नाभिक मिलके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। तो इन सभी प्रोसेस का जो स्टडी होता है उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसके अंतर्गत जो
परमाणु होते हैं, परमाणु की नाभिक की संरचना, नाभिक से परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करने की में प्रयुक्त विभिन्न रासायनिक परिवर्तन जैसे नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन आदि का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए अंतरिक्ष रसायन क्या होता है, इसे हम स्पेस केमिस्ट्री बोलते हैं। इसके अंतर्गत अंतरिक्ष यानों में प्रयुक्त होने वाले ईंधनों उनको बनाने हेतु सामग्री एवं यात्रियों के वस्त्र निर्माण संबंधी सामग्री आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ब्यूटी रसायन, बहुत सारे ऐसे केमिकल तैयार किए जाते हैं, जैसे क्रीम हो गया, पाउडर हो गया, ठीक है। सौंदर्य रसायन जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो सौंदर्य रसायन के अंतर्गत भी क्या होते हैं, क्रीम, पाउडर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, मेकअप के सामान जो बहुत सारे लोग इधर उधर पोत के घूमते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, सेंट हो गया, इन सब चीज़ों को बनाते हैं, तो वो सौंदर्य रसायन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से जो ये ब्रॉड क्षेत्र है रसायन का, ये बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो इस ब्रॉड जो ब्रॉड इसका एरिया है, उस ब्रॉड एरिया से निकाल के आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। तो इन चीज़ों को आप स्टडी कीजिए बहुत अच्छे तरीके से और इसका एक नोट्स बना लीजिए। ये आपका एक इंट्रोडक्शन समझिए कि एक क्या था, परिचय था कि रसायन विज्ञान क्या होती है, रसायन विज्ञान की जन्मदाता कौन है, रसायन विज्ञान की उद्गृति कैसे हुई, रसायन विज्ञान आया कहाँ से, ठीक है, रसायन विज्ञान को पहले किस नाम से जानते थे, ये सारी चीज़ों के बारे में। फिर भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को आप बेहतर तरीके से नोट कर लीजिए, एक बेहतर नोट बना लीजिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये नोट्स जो है आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट होगा, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में किसी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसको पढ़ने के लिए तो हम लोग द्रव्य से भी स्टार्ट कर सकते थे, द्रव्य क्या होती है, ठीक है, द्रव्य का क्लासिफिकेशन करके पूरा चैप्टर निकल जाता, लेकिन ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम लोग ऊपर ऊपर तो पढ़ते चले जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अंदर का जो नॉलेज होता है, अंदर डीप नॉलेज नहीं होता है। तो डीप नॉलेज के लिए ही कोई ना कोई जो हम वीडियो देखते हैं या किसी के लेक्चर्स को देखते हैं तो डीप नॉलेज के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे डीप नॉलेज देना ज़रूरी है, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप पढ़ते कितना है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप पढ़ते कितना, मीन्स हमने तो पढ़ा दिया यहाँ पे, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ क्लियर करवा दिया, लेकिन आपको पढ़ने के लिए इस टाइम कितना मिल रहा है, आप कितना पढ़ रहे हैं और कितना समय दे रहे हैं केमिस्ट्री के ऊपर, कितना फोकस कर रहे हैं अपने पढ़ाई के ऊपर। तो आपको ये डिपेंड करना है कि आप किस तरीके से पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है तो आपको समय देना पड़ेगा, 1-2 घंटे समय देने पड़ेंगे, ठीक है, कम से कम 40 मिनट तो केमिस्ट्री पढ़िए ही पढ़िए। अगर आप पर डे 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अगर उससे कहीं कम पढ़ते हैं तो आप समझिए कि आपका जो केमिस्ट्री है वो कहीं वीक की तरफ नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर वीक की तरफ जा रहा है तो उसको स्ट्रांग करने का तरीका क्या है, उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है उस पर फोकस ज़्यादा कीजिए। तो केमिस्ट्री एक क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको ज़रूर टाइम दीजिए और बेहतर तरीके से पढ़िए। यहाँ पे जो स्टडी कराया जा रहा है इस स्टडी को आप बेहतर तरीके से नोट्स बनाइए और उसको रेगुलर रीड करते रहिए। डे बाय डे जितना पढ़ाया जाता है उन चीज़ों को आप याद करते रहिए, उन चीज़ों को अपने माइंड्स में आप सेट करते रहिए, क्योंकि एक साथ अगर आप चाहेंगे बहुत सारी चीज़ों को याद कर लें तो वो याद नहीं होने वाली हैं। इसलिए आप लोग अभी से जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उन चीज़ों को राइट करते जाइए, उन चीज़ों का नोट्स बनाते जाइए, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो यहाँ तक आपका आज का लेक्चर ख़त्म होता है। तो इसके बाद का जो लेक्चर होगा हमारा नेक्स्ट आएगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए। लॉकडाउन है जिसकी वजह से आप लोग घर पे रह रहे हैं, इस समय स्कूल कॉलेज खुले नहीं हैं, तो घर पे रह के इस टाइम का सदुपयोग कीजिए और बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद।